सत्ता में सबसे पहली खबर एक ऐसे हत्याकांड की जिसे लेकर योगी सरकार के शासन पर तंज कसे जा रहे थे, जिससे अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस दिन रात एक पैर पर जिसको दौड़ रही थी। जिस हत्याकांड के बाद योगी ने अपराधियों और माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की सौगंध खाई थी, उसी उमेश पाल हत्याकांड के एक आरोपी को प्रयागराज पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। इस हमलावर का नाम था अरबाज, जिसे पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद का करीबी बताया गया, जिस पर 23 फरवरी को किसी वेब सीरीज जैसे प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में शामिल होने का आरोप था। सबसे पहले हम आपको इस एनकाउंटर की एक्सक्लूसिव तस्वीरों पर तैयार एक रील दिखाते हैं, फिर आपको इसकी इनसाइड स्टोरी भी समझाएंगे। एक मुठभेड़ हुई जिसमें कि उस घटना में सम्मिलित अरबाज इसके मृत होने के समाचार प्राप्त हुए। माफिया एवं गैंगस्टर लोगों के खिलाफ एक अभियान छेड़ा गया है। हालांकि यहां पर हम ये साफ करना चाहेंगे कि हम किसी भी तरह से एनकाउंटर के पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने और पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए अदालतें मौजूद हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि जब अपराधी पुलिस को ही निशाना बनाने लगे, उन पर गोली चलाने लगे, तो अक्सर गोली का जवाब गोली से ही दिया जाने लगता है। कुछ ऐसा ही आरोपी अरबाज के एनकाउंटर के दौरान भी देखने को मिला। दरअसल 23 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के बाद अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस पर बहुत ज्यादा दबाव था, इसलिए वो लगातार अलग अलग ठिकानों पर आरोपियों की तलाश में रेड कर रही थी। तभी आज क्राइम ब्रांच को पता चला कि अरबाज नीवा क्षेत्र में छिपकर बैठा हुआ है। जब क्राइम ब्रांच की टीम उसे पकड़ने के लिए पहुंची तो नेहरू पार्क के साथ अरबाज के साथ में पुलिस की मुठभेड़ शुरू हो गई। इस दौरान अरबाज की गोली से पुलिस का एक सिपाही जख्मी हो गया। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली अरबाज के सीने और पैर में लगी। घायल हालत में अरबाज को प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान अरबाज ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। ये वही अरबाज था जो उमेश पाल पर हुए अटैक करने वाले हमलावरों में शामिल था। पुलिस के मुताबिक अरबाज हमले में इस्तेमाल क्रेटा कार का ड्राइवर था। यही अरबाज पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद की कार का भी ड्राइवर रह चुका है और इसके अतीक अहमद के करीब होने का दावा भी किया जाता है। अरबाज सल्लापुर इलाके का रहने वाला था और उमेश पाल पर हमले के सीसीटीवी फुटेज में अरबाज की शिनाख्त की गई थी। पुलिस का दावा है कि अरबाज उमेश पर गोली चलाने वालों में भी शामिल था। अरबाज के एनकाउंटर के बाद बीजेपी विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी और लिखा कि मिट्टी में मिलाने का अभियान शुरू, उमेश पाल का एक हत्यारा, अरबाज पुलिस मुठभेड़ में ढेर। दरअसल उमेश पाल की हत्या के 2 दिन बाद जब योगी आदित्यनाथ सदन में बोल रहे थे तो उनकी आंखों में शोले थे, बातों में गुस्सा था और निशाने पर विपक्ष था, जिस पर खुद योगी माफियाओं को पालने के आरोप लगा रहे थे। तभी योगी ने सदन के अंदर एक सौगंध खाई कि यूपी के माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर वो कहती है इसे हाउस में कह रहे हो, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप क्या है? अपराधी भी दूर कर, अपराधी आप क्या है? ये चीजें नहीं हो सकती। आप क्या है?
नहीं सुनेंगे इनकी बात। ये तो आप जानते हैं, आपको बहाना चाहिए था। अवरपाज के एनकाउंटर के बाद माफिया और पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का डर आज और ज्यादा बढ़ गया। जिन्हें पहले से अपने बेटों के एनकाउंटर का डर सता रहा था, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक लेटर लिखा है और बेटों के एनकाउंटर का खतरा जाहिर किया है। इस लेटर में शाइस्ता परवीन ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस पति अतीक अहमद और देवर अशफाक का भी एनकाउंटर कर सकती है। शाइस्ता परवीन ने लिखा कि उमेशपाल हत्याकांड से उनके परिवार का कोई लेना देना नहीं है और सरकार को इस मामले की सीबीआई जांच का ऐलान कर देना चाहिए, जिससे मामले की सच्चाई सामने आ सके। अब इस खबर का नजरिया 9। आज प्रयागराज में जो हुआ वो योगी की सौगंध के आफ्टर इफेक्ट हैं और शायद यह भी शुरुआत है। मुमकिन है कि आने वाले वक्त में ऐसी या फिर इससे भी सख्त कार्रवाई की खबरें उत्तर प्रदेश से सामने आए। लेकिन यहां पर एक बात यह भी समझना जरूरी है कि अपराधी को दंड देना अदालत का काम है, इसलिए न्यायपालिका की इस जिम्मेदारी को एनकाउंटर के जरिए हाईजैक नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरह नमक स्वादानुसार होता है, उसी तरह कार्रवाई भी हमले के अनुसार ही होनी चाहिए। सत्ता में अब एक ऐसी खबर जिसमें एक्शन, इमोशन, छवि पर लगे डेंट, मिस्ट्री और कट्टर ईमानदारी की हिस्ट्री है। लेकिन आज कट्टर ईमानदारी का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी की क्रेडिबिलिटी पर घनघोर संकट है और यह संकट पैदा हुआ है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर, जिन पर दिल्ली में शराब घोटाले का आरोप लगा है। शराब घोटाले के आरोप में आज मनीष सिसोदिया को 5 दिनों के सीबीआई रिमांड में भेज दिया गया। कल सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। आज उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां सीबीआई की मांग पर कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड दे दी। अब अगले 5 दिनों तक मनीष सिसोदिया सीबीआई के उन सवालों के जवाब देंगे जो उन्हें अच्छे नहीं लगने वाले हैं। एकदम स्वच्छ और निर्मल पॉलिटिक्स करने का दावा करने वाले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद पूरी आम आदमी पार्टी सड़क पर है। विपक्ष क्रोध से लाल है और बीजेपी कह रही है ये तो होना ही था। अब सवाल यह है कि आखिर मनीष सिसोदिया फंसे कैसे, ऐसी नौबत क्यों आई कि उन्हें गिरफ्तार होना पड़ा। इस खबर के हर पहलू पर हमने आपके लिए सत्ता की एक कुंजी तैयार की है। इस कुंजी के 5 अलग अलग चैप्टर हैं। इनमें पहला चैप्टर है क्या कंप्यूटर की डिलीट फाइलों में फंसे सिसोदिया। इस चैप्टर में शराब घोटाला है क्या और सिसोदिया ने ऐसा क्या किया कि उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा, ये दोनों बातें आपको बताएंगे। दूसरे चैप्टर में ये देखेंगे कि क्या भ्रष्टाचार करना और क्रांति करना एक ही बात है, अगर ऐसा नहीं है तो विक्टिम कार्ड कब तक स्वाइप किया जाएगा। तीसरे चैप्टर में इस सवाल के जवाब ढूंढेंगे कि दिल्ली में किसकी सरकार है, केजरीवाल की या सिसोदिया की, क्योंकि 33 में से 18 मंत्रालय तो सिसोदिया के पास है। चौथे चैप्टर में यह देखेंगे कि विपक्षी नेताओं के भ्रष्टाचार पर एक्शन से कौन खतरे में पड़ता है, विपक्ष या लोकतंत्र। 5वें चैप्टर में हम आपको यह भी बताएंगे कि हमारे देश में तमाम सरकारें शराब से कमाई की लत छोड़ क्यों नहीं पाती हैं। तो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आज आम आदमी पार्टी सड़क पर उतरने का उसने ऐलान किया था। दिल्ली में उन्होंने बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय को घेरने की कोशिश की तो देश के कई दूसरे शहरों में सड़क पर प्रदर्शन किया। Manish, would you like to say something, Manish? You have been arrested and there is a massive protest which is also going on. Manish, you would like to say something? तो आज की तस्वीरों के बाद अब पहले चैप्टर पर आते हैं, जिसका सवाल है कि क्या कंप्यूटर की डिलीट फाइलों में फंसे हैं सिसोदिया और उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया। सूत्रों के मुताबिक इस गिरफ्तारी की 3 बड़ी वजह हैं। पहली वजह, मनीष सिसोदिया ने पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे, उन्होंने कई सवालों के जवाब नहीं दिए, ये आरोप लगे हैं उनके ऊपर।
दूसरी वजह सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश की, दफ्तर के कंप्यूटर से सबूत वाली फाइल्स डिलीट करने के भी उनके ऊपर आरोप हैं। तीसरी वजह शराब घोटाले का अहम आरोपी दिनेश अरोड़ा अब सरकारी गवाह बन गया। इन तीन बातों ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का ग्राउंड तैयार कर दिया। अब मनीष सिसोदिया ने कहां चूक की जिससे उनका बचना मुश्किल हो गया है, वो भी समझिए। दरअसल करीब 6 महीने पहले जब सीबीआई ने शराब कांड पर एफआईआर दर्ज की थी तो उसमें मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया था। इसके बाद सीबीआई ने सिसोदिया के घर समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की और सिसोदिया से पूछताछ भी की। इसमें पता चला कि पूछताछ के दौरान मनीष सिसोदिया ने 7 बार मोबाइल बदले। मनीष सिसोदिया के सचिव ने मोबाइल और सिम खरीदे। शराब कांड के आरोपियों ने 170 सिम कार्ड और मोबाइल फोन नष्ट किए। सिसोदिया के ऑफिस में कंप्यूटर से फाइल मिली थी, फाइल में डेटा डिलीट किया गया था। सिसोदिया की गिरफ्तारी को और डिटेल में समझने के लिए जल्दी से शराब घोटाला क्या है वो भी आपको समझा देते हैं। कोरोना काल में हुए नुकसान की भरपाई के लिए नई आबकारी नीति बनाई गई। नई नीति में बिना कैबिनेट की मंजूरी के खुद से बदलाव कर दिए गए। शराब बेचने वाली कंपनियों की 144.36 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई। एक कंपनी की 30 करोड़ रुपए की डिपॉजिट मनी कंपनी को वापस कर दी गई। एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को 2 जोन के ठेके दे दिए गए। ठेकेदारों का कमीशन 2.5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। नई पॉलिसी में जीएनएससीटी एक्ट 1991 और दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 का उल्लंघन भी किया गया। ये सब कुछ मनीष सिसोदिया ने आबकारी मंत्री पद पर रहते हुए किया, ये उन पर आरोप है। जब एलजी ने इस नीति पर सवाल उठाए तो आनन फानन में इस आबकारी नीति को वापस लेकर पुरानी पॉलिसी लागू कर दी गई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और मनीष सिसोदिया पर सीबीआई की नजर पड़ चुकी थी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बुरी तरह फंस चुके हैं। उन पर आरोप गंभीर हैं, लेकिन पार्टी उनके साथ डटकर खड़ी हुई है। कल मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल उनके घर पहुंचे। आज उन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने पर एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने दावा किया कि सीबीआई के ज्यादातर अधिकारी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ थे। सीबीआई अधिकारी मनीष का सम्मान करते हैं, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उन्हें सिर्फ राजनीतिक दबाव के कारण ही गिरफ्तार किया गया। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, जबकि उनकी कोर टीम के नेताओं ने बीजेपी को पानी पी कर कोसा और राजनीतिक हमले किए। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये नरेंद्र मोदी सरकार की कायरतापूर्ण कार्रवाई है। कोई कायर सरकार ही ऐसी कार्रवाई है। आप उस मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर रहे हैं जो दिल्ली के लाखों बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। राजघाट के चक्कर काटना, शिक्षा की बात करना और ये सारे इमोशनल बातें करके आप अपने घोटाले से नहीं बच सकते हैं। अगर आपसे केमिस्ट्री का सवाल पूछा जाए तो आप हिस्ट्री का जवाब नहीं दे सकते। आपसे पूछा जाए आपने शराब का क्यों किया घोटाला, आप बोलेंगे हमने स्कूल अच्छा बना दिया। जब आप ऐसी बातें जांच एजेंसी के सामने करेंगे या कोर्ट के सामने करेंगे तो उनको मजबूरी आपको फिर अरेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप उनके साथ में सहयोग नहीं करते। उनके खिलाफ अब तक सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है। क्या आप पहले सबूत दिखाएंगे फिर किसी को गिरफ्तार करेंगे? यहाँ तो उल्टी गंगा बहाई जा रही है, पहले गिरफ्तारी की जा रही है, कह रहे अब हम सबूत ढूंढेंगे, इन्हीं से इनके खिलाफ जो है सबूत लेंगे। ऐसा कैसे? ये जो दुशाला उड़ने का प्रयास कर रहे हैं ना, कभी भगत सिंह के नाम का, कभी देशभक्ति के नाम का, कभी ईमानदारी के नाम का, ईमानदारी का नाम लेकर इन्होंने सरकार जरूर बनाई थी, लेकिन सबसे ज्यादा बेईमान ये लोग साबित हुए। हर चीज के अंदर घोटाला है। अब दूसरे चैप्टर पर आते हैं, जिसमें मुद्दा यह है कि हमारे देश में नेता भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर उसे क्रांति का रूप क्यों दे देते हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर खुद को भगत सिंह, महात्मा गांधी के प्रतीकों से जोड़ने का चलन है। ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिससे किसी नेता की गिरफ्तारी को गांधी जी और भगत सिंह के दौर की गिरफ्तारियों से जोड़कर दिखाया जा सके। भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर आपने किसी आम आदमी को रोड शो करते हुए बिल्कुल नहीं देखा होगा, लेकिन नेताओं के बीच में ये एक ट्रेंड है। सवाल यह है कि भ्रष्टाचार का आरोप क्रांति कब से होने लगा। एक दौर था जब आरोप लगने पर नेता नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देते थे और अपने पाक साफ निकलने का इंतजार करते थे। आज की राजनीति में जिस पर आरोप लगते हैं उसके पक्ष में विक्टिम वाला नैरेटिव खड़ा करने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं।
मनीष सिसोदिया के मामले में भी आम आदमी पार्टी की ये कोशिश दिखाई दे रही है। जैसे ही सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया, वो सबसे पहले गांधी जी की मूर्ति के पास पहुंच गए। उन्होंने ओपन रूफ वाली कार में एक रोड शो किया और लोगों को संबोधित करते हुए ये माहौल बनाने की कोशिश की कि उनके खिलाफ साजिश हुई है। एक नेता होने के नाते ये उनका अधिकार है, लेकिन ट्रेंड तो बदला ही है। इसे सोशल मीडिया की भाषा में विक्टिम कार्ड कहते हैं। ये ऐसा कार्ड होता है कि अगर नेता इसे सफलतापूर्वक स्वाइप कर ले तो लोगों की सहानुभूति उसके खाते में क्रेडिट हो जाती है। लेकिन सवाल ये कि क्या मनीष सिसोदिया का कार्ड स्वाइप होगा? क्या ये विक्टिम कार्ड लोगों के बीच एक इमोशनल कार्ड की तरह लोकप्रिय होगा? हालांकि भारत की जनता विक्टिम कार्ड पर भरोसा करती आई है, इसलिए नेता इसे ट्राई भी करते हैं, लेकिन बार बार इस कार्ड को चलाने से ये डिक्लाइन भी हो जाता है और लेने के देने भी पड़ जाते हैं। वैसे आपकी ओर से आज कई ऐसे वीडियो ट्वीट हुए जो इस गिरफ्तारी को क्रांति में बदलने के हिसाब से एक प्रचार सामग्री की तरह देखे गए। आप भी देखिए और अंदाजा लगाइए कि राजनीति में जब किसी नेता पर मुसीबत आती है तो उसे भी किस तरह लोगों को अपनी तरफ खींचने का जरिया बना लिया जाता है। एक नौकरी पेशा आम आदमी पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लग जाए तो वो ना तो कोई रोड शो निकाल पाता है, ना अपने पद पर बना रह पाता है, लेकिन राजनीति में ये सुविधा नेताओं को मिली हुई है। इसी का नाम राजनीति है। अब तीसरे चैप्टर पर आते हैं, जिसका शीर्षक है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार है या सिसोदिया सरकार है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी, इसका भी बड़ा संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि दिल्ली में कुल 6 कैबिनेट मिनिस्टर हैं और दिल्ली सरकार का काम सुचारू तरीके से चलाने के लिए 33 मंत्रालय हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पास 18 से ज्यादा बड़े मंत्रालय हैं, यानी आधे से ज्यादा। वित्त, गृह, शिक्षा, स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी, जल, लैंड, आर्ट, पर्यटन, ये सारे बड़े मंत्रालय मनीष सिसोदिया के पास हैं। एक कैबिनेट मिनिस्टर सत्येंद्र जैन करीब 9 महीने से पहले ही जेल में हैं। उनका इस्तीफा अब तक नहीं हुआ है। अब मनीष सिसोदिया भी शराब कांड में गिरफ्तार हो चुके हैं। दिल्ली के 6 में से 2 मंत्री यानी 33% मंत्री अब जेल में हैं। दिल्ली के करीब 54% मंत्रालयों का कामकाज अब सलाखों के पीछे से हो रहा है। नोट करने वाली बात यह है कि सीएम अरविंद केजरीवाल के पास एक भी मंत्रालय नहीं है। ऐसे में दिल्ली का संकट यह है कि अब दिल्ली की सरकार चलेगी कैसे। सवाल यह भी कि जब सारे के सारे बड़े मंत्रालय मनीष सिसोदिया के पास ही हैं, तो दिल्ली में केजरीवाल सरकार है या सिसोदिया सरकार। चौथे चैप्टर की बात करते हैं, जिसमें सवाल यह कि सिसोदिया की गिरफ्तारी से किसे खतरा है, लोकतंत्र को या विपक्ष को। दरअसल भारतीय राजनीति में एक चलन है सवाल उठने पर दूसरों के सिर पर दोष मढ़ने की और खुद को पीड़ित बताने का। मनीष सिसोदिया ने जिस तरह से कल रोड शो निकाला, गांधी मूर्ति के पास गए, उस तरह खुद को पीड़ित क्रांतिकारी की तरह प्रस्तुत करना कोई नई बात नहीं है। ऐसा पहले भी होता रहा है। चारा घोटाले में जब लालू प्रसाद पहली बार सरेंडर करने जा रहे थे तो रिक्शे पर बैठकर गए थे। उनके आसपास समर्थकों को हुजूम था। उन्होंने भी खुद को विक्टिम बताया था। हालांकि बाद में उन पर आरोप साबित हुए और वो जेल गए। कुछ समय पहले जब संजय राउत को ईडी ने गिरफ्तार किया था तो उन्होंने दोनों हाथों से मुट्ठी लहराई थी, भगवा झंडा दिखाकर खुद शहीद साबित करने की उन्होंने खुद को कोशिश की थी। मामला अब भी चल रहा है और संजय राउत जमानत पर बाहर है। पिछले साल सोनिया गांधी और राहुल गांधी जब भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट में पेश हुए थे, तब भी सड़कों पर कांग्रेस के बड़े नेताओं की ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली थी। भ्रष्टाचार के आरोप में जब पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम जेल गए थे तो उन्होंने भी विक्ट्री साइन दिखाया था। तो भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर आपदा को अवसर बनाने का ट्रेंड है। ये कला हमारे नेता जानते हैं, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। इसलिए वो सरेंडर से पहले मौका लगाकर रोड शो भी निकाल लेते हैं और अपनी गिरफ्तारी को लोकतंत्र पर खतरा भी बताते हैं। विपक्ष जो भी आरोप लगाए, लेकिन मनीष सिसोदिया के मामले की जांच करने वाली एजेंसी सीबीआई के आंकड़े काफी दुरुस्त हैं। कानून मंत्री किरण रिजिजू के मुताबिक सीबीआई की सजा दर 70% के करीब है, यानी इस हिसाब से सिसोदिया को सजा की औसत संभावना 70% और बचने की औसत संभावना 30% है। हालांकि विपक्ष इस गिरफ्तारी के बाद बीजेपी पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगा रहा है। मनीष जी, कोई मैसेज सर कोई मैसेज मार्च करना रहेंगे आप सर कोई मैसेज सर। अपने जो विरोधी है उनको इस प्रकार से उनका आवाज़ बंद करने की कोशिश करें। सत्ताधारी पार्टी में सभी संत और महात्मा बैठे, साधु बैठे, हिमालय से लाए हुए सब यहाँ बैठे। इस देश को दर दिन लूटा जा रहा है। जिस तरीके का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का रहा है, सरकार का रहा है, लगातार
इस तरह के विपक्षी जितने भी नेता हैं उनके खिलाफ जांचें चल रही हैं। जितनी भी संस्थाएं, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, ये लगाई जा रही हैं जिससे कि आने वाले लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर सकें। लंबे अरसे से सीबीआई सिसोदिया साहब के पीछे पड़ी है और सिर्फ सिसोदिया नहीं, पूरे देश में विपक्ष के खिलाफ लोगों को ये गलतफहमी दूर कर देनी चाहिए कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हैं, यहाँ पे तानाशाही है। अपोजिशन के लीडर को सताने का जो काम एजेंसीज के माध्यम से हो रहा है वो पूरे देश के गणतंत्र को खत्म करने दिया। देश में घबराहट फैल जाए, लोग चुप्पी साधे बैठे, यही काम है। आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है और जनता और अब इस खबर का आखिरी चैप्टर, जिसमें सवाल ये कि सरकार शराब से कमाई की लत छोड़ क्यों नहीं पाती। दरअसल शराब और शराब के ठेके किसी भी राज्य की कमाई का एक बड़ा सोर्स होते हैं। कहना तो कोई सरकार नहीं चाहती है, लेकिन हर सरकार चाहती है कि शराब ज्यादा से ज्यादा बिके, जिससे उन्हें ज्यादा आय हो। शराबबंदी की घोषणा भी हो जाए तो भी शराब बिकने का तंत्र चलता रहता है, हमने कई बार देखा है। शराब के ठेकों से इसके मालिकों को जो कमाई होती है उससे राजनीतिक दलों को भी चंदा मिलता है। इसलिए कोई सरकार, कोई दल सही मायने में शराब का मोह नहीं छोड़ पाता है। हालांकि भारत में शराब को आज भी सामाजिक स्वीकृति नहीं है। पारिवारिक मूल्यों से बंधा समाज शराब को आज भी बुरी चीज ही मानता है। इसके सेवन से लड़खड़ाने का खतरा भी बना रहता है। दिल्ली में शराब घोटाले के मामले में भी ये बात सही साबित हो रही है, क्योंकि इस एक घोटाले ने दिल्ली में आपकी सरकार को हिला कर रख दिया। सत्ता में अब आज की सबसे वायरल राजनीतिक तस्वीर। आप सोचिए कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुने हुए प्रधानमंत्री अगर एक नेता का हाथ पकड़कर अपने हाथ ले जा रहे हो साथ में, उस तस्वीर के कितने गहरे अर्थ होंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के दौरे पर थे, जहां शिवमोगा में उन्होंने एक एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। लेकिन इस उद्घाटन से ज्यादा चर्चा उस तस्वीर की है जिसमें पीएम मोदी ने पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के बड़े नेता बीएस येदियुरप्पा का हाथ पकड़कर अपनापन जाहिर किया। काफी देर तक पीएम मोदी ने येदियुरप्पा के हाथ को थामे रखा, झुककर उनको प्रणाम किया और फिर मंच से उनकी लंबी आयु की कामना की। इस राजनीतिक तस्वीर की ताकत यह है कि येदियुरप्पा कर्नाटक में बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं। 2 महीने बाद कर्नाटक में चुनाव हैं और बीजेपी सत्ता में वापसी करना चाहती है और इसमें येदियुरप्पा सबसे ज्यादा मददगार साबित हो सकते हैं। सत्ता में अगली खबर उस पाकिस्तान की जहां आतंकवादियों की सत्ता हमेशा मजबूत रही है, लेकिन अब पाकिस्तान के इन प्यादों को कोई चुन चुनकर मार रहा है। इसलिए पाकिस्तान का हर आतंकी इस वक्त सेफ हाउस की तलाश में है। वो किसी ऐसे बिल में छिपकर रहना चाहता है जहां उसकी जिंदगी महफूज रहे। इसकी वजह है पाकिस्तान में एक और कश्मीरी आतंकी की मर्डर मिस्ट्री। इस आतंकी का नाम खालिद राजा था, जो कश्मीर में आतंकी कमांडर रह चुका था और अभी कराची में एक स्कूल का चेयरमैन बनकर घूम रहा था। लेकिन रविवार को उसकी हत्या हो गई और बंदूक की एक गोली ने उसे जहन्नुम पहुंचा दिया। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि पाकिस्तान में आतंकवादियों को कौन चुन चुन कर मार रहा है, वो कौन अज्ञात बंदूकधारी है जो कि इन आतंकवादियों को मार रहा है। तो देखिए, पाकिस्तान में हमने बताया था आपको, एक आतंकवादी ये और दूसरा वो। कोई अज्ञात बंदूकधारी है जिसके टारगेट पर ये पाकिस्तानी है। एक को कराची में मारा गया और एक को रावलपिंडी में। तो क्या अब आतंकवादी पाकिस्तान में भी सुरक्षित नहीं है? ये बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की सुपारी पाकिस्तान में किसने ले ली है, ये भी बड़ा सवाल है। और पाकिस्तान आतंकवादियों की जन्नत से जहन्नुम कैसे बन गया है, ये आतंकवादी सोच सोच के परेशान है। और पाकिस्तान आतंकियों की जन्नत से जहन्नुम कैसे बना, ये हम आपके सामने बता ही चुके हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में वहाँ पर आतंकवादियों को कोई अज्ञात बंदूकधारी गोलियां मार रहा है। इन सवालों की वजह भी समझ लीजिए। पाकिस्तान में 1 साल के अंदर तीसरे आतंकी की हत्या हुई है, जबकि बीते 1 हफ्ते में दूसरे कश्मीरी आतंकी का मर्डर हुआ है। इससे पहले 20 फरवरी को हिजबुल का आतंकी मारा गया था। आतंकी बशीर पीर की रावलपिंडी में हत्या कर दी गई थी। पिछले साल मार्च 2022 में जैश के आतंकी जहूर मिस्त्री का भी कत्ल हो गया था। इसलिए हर किसी के मन में यही सवाल है कि जो पाकिस्तान आतंकवादियों की सबसे महफूज पनाहगाह है, वहां ये खूंखार आतंकी कैसे मारे जा रहे हैं। इस खबर में एक खास बात यह भी है कि जिन आतंकवादियों को पाकिस्तान में पिछले 1 साल में मारा गया है, वो भारत में आतंकवादी हमलों के बड़े डायरेक्टर रहे हैं, जिन्होंने अपनी करतूतों से कश्मीर की जन्नत वाली आबोहवा में कई बार जहर घोला है। इसलिए इन आतंकवादियों की कुंडली पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जिस आतंकी खालिद राजा को कराची में मारा गया,
वो कश्मीर के आतंकी संगठन अल बद्र का कमांडर था और कश्मीर में मौजूदा वक्त में भी कई सक्रिय आतंकवादियों से जुड़ा हुआ था। इसी तरह रावलपिंडी में मारे गए बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज आलम का कनेक्शन भी भारत में हुई आतंकवादी गतिविधियों में रहा है। बशीर हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर था और कश्मीर में कई आतंकवादी घटनाओं का मास्टरमाइंड था। बशीर पीर पीओके से आतंकवादियों की कश्मीर में घुसपैठ कराता था। फिलहाल वो पिछले कई सालों से पाकिस्तान के रावलपिंडी में रह रहा था और पाकिस्तान सरकार ने उसे अपने देश की नागरिकता भी दे दी थी। मार्च 2022 में मारा गया आतंकी जहूर मिस्त्री भी भारत में जैश ए मोहम्मद के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में शामिल था। जहूर मिस्त्री 1999 में हुए कंधार विमान अपहरण कांड में शामिल था और मौजूदा वक्त में फर्जी पहचान के साथ पाकिस्तान में रह रहा था, लेकिन 7 मार्च 2022 को कराची में उसकी भी रहस्यमयी हत्या हो गई थी। अब सवाल यह कि वो कौन है जो पाकिस्तान में आतंकवादियों की कब्र खोद रहा है और उन्हें जहन्नुम भेज रहा है। वैसे हाल ही में हुई 2 मर्डर मिस्ट्री के पीछे एक और दावा किया जा रहा है जो पाकिस्तान की कंगाली से जुड़ा हुआ है। दावा है कि पाकिस्तान की बदहाल हालत और कंगाली की वजह से सरकार, आर्मी और ISI की ओर से आतंकवादियों की फंडिंग बंद हो गई है। दावा है कि उन्हें फिलहाल हथियार के लिए भी फंडिंग नहीं हो पा रही है, पेट भरने के लिए भी पैसा नहीं मिल पा रहा है और अभी धर्म आधारित चंदे पर पाकिस्तान में चलने वाले आतंकवादियों की रोजी रोटी नहीं चल रही है। इसलिए छोटे बड़े आतंकवादी एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। दक्षिण भारत से एक अच्छी खबर आई है। केरल देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां रोबोट की मदद से सफाई होगी। सीवर की सफाई के लिए कोई भी व्यक्ति मेन हॉल में वहां पर नहीं उतरेगा। केरल सरकार ने शुक्रवार को रोबोट के द्वारा ये स्क्वेंजर बैंडिकूट लॉन्च किया है और ये दावा किया गया है कि अब केरल में किसी भी सीवर की सफाई के लिए किसी को सीवर में नहीं उतरना होगा। केरल सरकार की ओर से यह भी बताया गया है कि मैनहोल की सफाई के साथ साथ रोबोट ही मैला ढोने का भी काम करेगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये रोबोट काम कैसे करेगा। दावा किया जा रहा है कि ये रोबोट 1 घंटे में 2 से ज़्यादा मैनहोल की सफाई कर सकता है। ये अपने रोबोटनुमा हाथों से ही सीवेज की सफाई करेगा। ये पूरी तरह से वाटरप्रूफ होगा और इसमें HD विजन कैमरे लगे होंगे। इसके अलावा ये रोबोट ब्लूटूथ और वाईफाई से भी लैस है और इसमें ऐसे कई सेंसर लगे हैं जो सीवेज और सेप्टिक टैंक में मौजूद कई हानिकारक गैस को पहचान सकते हैं। केरल में आई रोबोट होल वाली ये खबर एक शुभ समाचार है क्योंकि मैनहोल में सफाई की वजह से कई लोगों की जिंदगी खत्म हो चुकी है और देश के बड़े राज्यों में यह सिलसिला आज भी जारी है। दिसंबर 2022 में संसद में पेश सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक मैनहोल में सफाई की वजह से पिछले 5 सालों में 400 लोगों की मौत हो चुकी है। साल 2017 में यह आंकड़ा 100 था, जबकि 2018 में 67 लोगों की मौत हुई थी। सबसे ज्यादा साल 2019 में ये मौतें हुई थी जब 117 लोगों की जान चली गई थी। इसी तरह साल 2020 में 19, साल 2021 में 49 और साल 2022 में 48 लोग सीवेज में सफाई के चलते अपनी जिंदगी गंवा बैठे थे। सरकार ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया था कि किस राज्य में मैनहोल में सफाई की वजह से सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई है। साल 2017 से लेकर 2022 तक जो 400 मौत हुई, उनमें सबसे ज्यादा 61 लोगों की जान उत्तर प्रदेश में हुई। इसके बाद तमिलनाडु में 46 मौतें और देश की राजधानी दिल्ली में 42 मौत के मामले दर्ज किए गए, जबकि मैनहोल में सफाई के चलते हरियाणा में 38 लोगों की जान गंवानी पड़ी। बड़ी बात यह है कि इस मामले में सबसे कम 1 मौत केरल में ही हुई थी। बावजूद इसके केरल में मैनहोल की सफाई के लिए रोबोट वाला कदम बढ़ाया गया और अब उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत जल्द ऐसी शुरुआत देश के दूसरे राज्यों में भी हो। इस तरह गैजेट्स में सॉफ्टवेयर अपडेट करना जरूरी है, उसी तरह न्यूज़ मित्रों के लिए न्यूज़ अपडेट भी बेहद जरूरी है। और आज की पूरी न्यूज़ अपडेट के लिए देखिए सत्ता टॉप 9।
पूर्वोत्तर के 2 राज्यों मेघालय और नागालैंड में आज 59 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। अब 2 मार्च को त्रिपुरा के साथ नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक शाम 5 बजे तक मेघालय में 74% से ज्यादा, जबकि नागालैंड में 82% मतदान हुआ। पीएम मोदी ने कर्नाटक के बेलगावी से किसान निधि की 13वीं किस्त जारी की, जिसके तहत करीब 16,000 करोड़ रुपए की राशि 8 करोड़ किसानों के खाते में ट्रांसफर किए गए। पीएम ने इसे होली से पहले किसानों के लिए तोहफा बताया।